Yeah, good evening, everyone. Is my voice and video audible to everyone? Okay, great. So guys, हमने लास्ट क्लास में स्मॉल रेशियोज वाले क्वेश्चन करे थे एंड हमने उसके साथ में जो है जर्नल एंट्रीज की आपके दो एंट्रीज करी थी। उसमें किसी को भी डाउट है? लास्ट क्लास के अंदर या लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर जो हमने छोटे रेशियोज के तीन मेथड्स करे थे एंड उसके साथ में जर्नल एंट्रीज करी थी। आई थिंक दैट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, गुड, फाइन, ठीक है। अब उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस उसके आगे हम देखते हैं तो हमने जो जर्नल एंट्रीज करी थी इलस्ट्रेशन 19 ऑफ योर बुक, आपकी बुक की इलस्ट्रेशन 19। ओके, एक बार बुक में आप मेरे को बताओ इलस्ट्रेशन 19 में कौन सी वाली है? थोड़ा सा हिंट बताओ फर्स्ट, आगे पीछे की वैल्यूज। राम एंड श्याम। राम एंड श्याम। ओके, मेरी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 21 है, तो मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूँ। राम एंड श्याम are partners sharing profit and losses in the ratio 4:1। ये वाला क्वेश्चन है ना ताने? मेरी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 21 है। So the question is Ram and Sham sharing profit and losses in the ratio of 4:1। They admit Mohan in the partnership. They admit Mohan in the partnership for 1/3 share. Future profits, all the three partners equally. Mohan brings 50,000 as goodwill for his share. Okay, fine. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। सो पहली चीज तो गाइस, क्या मोहन कैपिटल के लिए मना कर सकता है? नो, मोहन कैपिटल के लिए मना नहीं कर सकता। जब मोहन कैपिटल के लिए मना नहीं कर सकता तो कैपिटल तो वो लाया होगा, बट हमको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो इसलिए उसकी एंट्री नहीं होगी। अदरवाइज वो कैपिटल श्योर शॉट लाया होगा। दैट इज नॉट द पॉसिबिलिटी कि वो कैपिटल ही नहीं लाया, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, उस केस के अंदर हम बस सिंपली जो एंट्री करेंगे वो हमारी एंट्री हो जाएगी पहली, कैश डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जो लाया, जितना वो कैश लाया। एंड सेकेंड हमारी एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू राम टू श्याम। ठीक है, ये हमारी एंट्री होती है, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू राम टू श्याम। करेक्ट। बट इस क्वेश्चन में गाइस थोड़ा सा ट्विस्ट है। हम यहाँ पे बोल देंगे गुडविल कितना ला रहा है, 50,000, तो हमने बोल दिया 50,000 रुपीज में वो आपका कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 रुपीज लाए। हाँ, आ रहे हैं। ओके, इसमें क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन के अंदर आपको ओल्ड रेशियो गिवन है 4:1, आपको शेयर गिवन है 1/3।
जब सिर्फ ओल्ड रेशियो और शेयर गिवन होता है उस केस के अंदर तो ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है, बट इस क्वेश्चन के अंदर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है, उस केस के अंदर सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब हम इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आपका राम का आया, राम का ओल्ड रेशियो था 4/5 माइनस 1/3, श्याम का आया 1/5 माइनस 1/3, तो 15, 12 माइनस 1, 11/15, एंड इसका आया आपका 15, 3 माइनस 5 माइनस 2/15। और अगर हम मोहन का भी इसमें ऐड ऑन कर देते हैं तो मोहन का शेयर है 1/3 इंटू 5/5, मैंने कुछ गलत करा है, 3, 4, 12 माइनस 5, दिस इज 7/15, ओके, एंड दिस इज 5/15, ओके। सो गाइज अब इसमें एक चीज देखो, हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला इसलिए बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो भी गिवन था और न्यू रेशियो भी गिवन था। तो जिस क्वेश्चन के अंदर भी ओल्ड एंड न्यू दोनों रेशियो गिवन होंगे उस क्वेश्चन के अंदर हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो का सिंपल मतलब है कि मैं सेक्रीफाइस कितना कर रहा हूं, मैं बताता हूं, प्रेम आ रहा हूं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का सिंपल मतलब है कि सेक्रीफाइस कितना हुआ। इसका आप अगर फॉर्मूला भी देखोगे और मैं उसको परसेंटेज से बोलता हूँ, भाई मेरा पहले हिस्सा था 40%, अब हिस्सा है 30%, तो कितना सेक्रीफाइस कर रहा हूँ 10%। तो इसलिए ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आ रहा हूँ अभी ना, अभी एक बार पूरा लॉजिक समझा दूं उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछना। ओके, अब हमने कहा जी ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। राम का निकाला, राम पहले 4/5 ले रहा था, 4/5 का मतलब हुआ 80%, 80%, अब ले रहा है 1/3, तो उसने अपना बहुत सारा शेयर सेक्रीफाइस कर दिया। तो अगर परसेंटेज में बात करें तो 80 में 33% रह गया, तो ऑलमोस्ट बात करें तो उसने अपना 47% जो शेयर है वो सेक्रीफाइस कर दिया। सेक्रीफाइस रेशियो कितना है 7/15, 7/15। शाम का निकाला, शाम का 1/5 का और 1/3 हो गया। तो शाम का अगर हमने देखा ना उसका नेगेटिव में आंसर आया, तो आपका जिसका पॉजिटिव में आंसर आया वो तो सेक्रीफाइसिंग हो गया, शाम का भी पॉजिटिव में आना चाहिए था, बट शाम का जो आया वो नेगेटिव में आ गया। तो शाम जो है एक तरीके से गेन कर रहा है, शाम जो है वो पुराना पार्टनर है, बट जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनी तो राम कहता है मुझे अभी निकलना है, मोहन कहता है भाई मुझे तो 1/3 शेयर चाहिए, श्याम कहता है भाई मेरा शेयर जो पहले 20% था अब उसको बढ़ा के 33% कर दो। तो श्याम भी इस केस में ओल्ड पार्टनर गेनिंग सम ऑफ द शेयर हो गया। दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक क्लियर है कि राम सेक्रीफाइस कर रहा है और श्याम नेगेटिव में आया इस फॉर्मूले के थ्रू तो गेन कर रहा है, और मोहन तो एक्चुअली गेनिंग ही था, मोहन तो जो है वो न्यू पार्टनर आ रहा है तो उसका तो जितना शेयर है सारा का सारा आपका गेनिंग शेयर हो गया। ठीक है, तो हम अगर ओल्ड माइनस न्यू करते हैं तो आपका पॉजिटिव में आने वाला सेक्रीफाइसिंग होता है एंड नेगेटिव में आने वाला गेनिंग होता है। अगर यही फॉर्मूला मैं न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर दूं तो पॉजिटिव में आने वाला गेनिंग हो जाएगा और नेगेटिव में आने वाला सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा। ओके, देखो एक्चुअली जो मोहन है वो बिजनेस में आ रहा है, तो उसका अगर मैं बोलूं तो ओल्ड शेयर 0 है और सारा का सारा न्यू शेयर ही है। तो अगर मोहन पे भी मैं ये अप्लाई करता हूँ ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो तो 0 माइनस 1/3 हो जाएगा, तो आंसर विल बी -1/3। तो जो गेनिंग शेयर है, अगर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो,
तो माइनस वाली चीजें जो होती हैं वो गेनिंग होती हैं, प्लस वाली चीजें जो होती हैं वो सेक्रीफाइसिंग होती हैं। अगर यही फॉर्मूला मैं न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो कर देता हूं, तो प्लस वाली चीजें जो शेयर्स आएंगे वो गेनिंग हो जाएंगे, और माइनस वाले जो होंगे वो सेक्रीफाइसिंग हो जाएंगे। हमने जब पहले करा प्रेम, तो उसमें हमने कभी भी न्यू पार्टनर का शो नहीं करा। हम न्यू पार्टनर का वहां पे हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शो नहीं करते थे। वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ न्यू रेशो शो करते थे। तो जब मैं न्यू रेशो शो कर रहा हूं तो रेशो तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ कितना सेक्रीफाइस है और कितना गेनिंग है। हम वहां पे हमेशा सेक्रीफाइसिंग शो करते थे, हम वहां पे हमेशा न्यू शो करते थे। न्यू तो अब भी हमने 1:1:1 पॉजिटिव में बोला है, बट जब हमने इसको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग की रेशो में बोला, तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग की रेशो में हमने उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दिया, जिससे कि समझ में आए। एक और चीज गाइस, हमारा फर्म का रेशो तो 100% ही है। हाँ, टेस्ट में भी हो सकता है ऐसा क्वेश्चन होगा आपका, तो आपने क्वेश्चन ट्राई करा होगा तो आपका आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन आपको। ओके, तो हमारा जो आपका वो है श्याम, वो कुछ गेन कर रहा है, मोहन कुछ गेन कर रहा है, और राम कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जितना सेक्रीफाइस हो रहा होगा उतना ही गेन हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि टोटल 100% प्रॉफिट तो सेम ही है, 100% प्रॉफिट तो चेंज हुआ नहीं। तो 100% में से अगर 10% एक बंदा ले रहा है, तो 10% दूसरा बंदा सेक्रीफाइस कर ही कर रहा होगा। तो अगर आप देखोगे तो -5 -2 इज -7 एंड हियर इज +7। तो जो टोटल गेनिंग है और जो टोटल सेक्रीफाइसिंग है, चाहे वो कितने भी पार्टनर्स का मिल के बन रहा हो, टोटल गेनिंग इज इक्वल टू टोटल सेक्रीफाइसिंग। अगर टोटल गेनिंग और टोटल सेक्रीफाइसिंग बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो आपने कहीं ना कहीं गलती कर रखी है। जैसे जब मैं क्वेश्चन कर रहा था, तो मैंने गलती से एलसीएम यहाँ पे गलत निकाल दिया था। तो मैंने देखा कि यहाँ पे तो -7 आ रहा है, बट यहाँ पे आपका 11 आ रहा है। दैट मीन्स मैंने क्वेश्चन करने में कहीं ना कहीं गलती कर दी। क्यों? क्योंकि वो 7 और -7 आपका 0 आना चाहिए, बिकॉज वट एवर द पर्सन इज सेक्रीफाइसिंग, दूसरा पर्सन उतना ही गेन कर रहा है। वो चाहे ये लॉजिक हो, चाहे आपका नॉर्मल लॉजिक हो, हर लॉजिक में आपको सेम इसी तरीके से ही काम बनता है। ठीक है? तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज ऑलवेज इक्वल्स टू गेनिंग रेशियो, दोनों, क्योंकि वन पर्सन इज सेक्रीफाइसिंग, अनदर पर्सन इज गेनिंग। ये लॉजिक क्लियर है सबको? गाइस सबको क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है? ओके, फाइन। तो आपका क्वेश्चन में आपका सेक्रीफाइसिंग भी आ सकता है, गेनिंग भी आ सकता है। ऑलराइट, ओके। अब आते हैं जर्नल एंट्री पे। जर्नल एंट्री में फर्स्ट एंट्री तो सिंपल है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जितना पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल से आया, वो हमने 50,000 रुपये दे दिए। ओके, अब अपना जो सेकेंड एंट्री है, सेकेंड एंट्री का थोड़ा सा इसका डिटेल्ड मतलब समझो। ठीक है, आज हम पहले लास्ट क्लास में तो हमने सिर्फ रट ली थी एंट्री, आज मैं इसका थोड़ा सा डिटेल्ड मतलब आपको समझा रहा हूँ। ओके, देखो पार्टनर्स का, जब वो पार्टनर कैपिटल फर्म को देते हैं, तो क्रेडिट होता है, डेबिट होता है, जब उनका कैपिटल बढ़ रहा होता है। इन केस कैपिटल इज इंक्रीजिंग, तो डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट। इफ कैपिटल इज डिक्रीजिंग, देन डेबिट। ये तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि इफ कैपिटल इज डिक्रीजिंग देन डेबिट, इफ कैपिटल इज इंक्रीजिंग देन क्रेडिट। ओके, अगर कोई पार्टनर अपना शेयर दे रहा है, मतलब अपना शेयर दे रहा है, तो गुडविल उसको मिलेगी या उसको देनी पड़ेगी? अगर कोई अपना शेयर दे रहा है तो उसको गुडविल मिलेगी, श्योर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको उसको कहेंगे जी भाई आप अपना एक प्रॉफिट दे रहे हो, तो उसके बदले में आप कैश या कैपिटल ले लो, तो उसका कैपिटल इंक्रीज होगा। अगर कोई गेन कर रहा है, मतलब कि गेन करने का मतलब वो शेयर गेन कर रहा है, तो जो भी बंदा शेयर गेन करेगा, उस केस के अंदर उसका कैपिटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, मतलब वो पैसा लेगा या देगा? देगा, श्योर शॉट।
कि उसको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि वो कहता है जी मेरे को तो जो है शेयर लेना है, और पैसा देगा तो उसका कैपिटल जो है वो डिक्रीज होगा, वो कैपिटल डिक्रीज होगा, दैट मीन्स कैपिटल डेबिट होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर शेयर ले रहा हूं तो आई हैव टू गिव द गुडविल, अगर शेयर दे रहा हूं तो मुझे उसके बदले में कैपिटल से पैसा मिल जाएगा। सो जो ये एंट्री है प्रीमियम फॉर गुडविल टू आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, ये एंट्री ना अगर मैं बहुत एक बेसिक एंट्री बोलूं तो ये होती है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये अपने अगले पिछले पूरी पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, फंडामेंटल्स, पार्टनरशिप के अंदर अगर कभी भी गुडविल से रिलेटेड कोई भी एंट्री होती है तो गेनिंग पार्टनर, ये भी एंट्री जो हमने करी है ना, ये भी यही वाली एंट्री है। ठीक है, तो एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये किसका पैसा है? ये मोहन का पैसा था ना। मोहन कौन था? गेनिंग पार्टनर था। तो हमने उसको मोहन नाम ना देके प्रीमियम फॉर गुडविल नाम दे लिया था, इसलिए मैंने उसको डेबिट कर दिया। तो जो भी पार्टनर आपका गेनिंग पार्टनर है वो डेबिट होता है, जो पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो क्रेडिट होता है। क्यों? क्योंकि गेनिंग पार्टनर हमेशा गुडविल देगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हमेशा गुडविल लेगा, मतलब गुडविल के अगेंस्ट में पैसा। तो गेनिंग पार्टनर अगर पैसा गुडविल के अगेंस्ट देगा तो उसकी कैपिटल रिड्यूस होगी, दैट मींस डेबिट होगी। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हमेशा गुडविल का पैसा लेगा लेगा तो उसकी कैपिटल क्रेडिट होगी। ठीक है, तो ये एंट्री हुई आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू राम अकाउंट टू श्याम अकाउंट। इसमें इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो मिस्टर राम है, राम कह रहा है जी मेरे को तो 7/15 सेक्रीफाइस करना है, तो राम तो सेक्रीफाइसिंग में आ गया। बट श्याम कह रहा है जी मैं तो गेनिंग में हूं, मोहन तो हमने पहले से ही गेनिंग में डाल रखा था, तो इस क्वेश्चन के लिए हम श्याम को भी गेनिंग मान के उसको डेबिट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एक्चुअल एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको डेबिट कर दो, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट कर दो, चाहे वो ओल्ड पार्टनर है चाहे वो न्यू पार्टनर है, इट डजंट, किसी भी चैप्टर में इट डजंट मैटर। हमको सिर्फ और सिर्फ रूल्स के हिसाब से जिसको पैसा मिलेगा उसको क्रेडिट करना है, जिसको देना पड़ेगा उसको डेबिट करना है। ठीक है, प्रीमियम गुडविल का पैसा कितना था? 50,000। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे मोहन कहता है, ये मोहन था 50,000 वाला, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे मोहन कहता है जी मैं तो 50,000 रुपए जो है वो 50,000 रुपए के बराबर की गुडविल मेरी है, मैं लाऊंगा, इट्स ओके, परफेक्ट। अब हमको ये प्रॉब्लम आई कि श्याम और राम को कितनी गुडविल दें, श्याम और राम को कितनी गुडविल दे। क्यों? क्योंकि हमको तो सिर्फ गुडविल किसकी गिवन है? मोहन की गिवन है। तो हम क्या करते हैं, हम इस बार ना थोड़ा उल्टा चलते हैं। मोहन का कितना शेयर? मोहन का शेयर था 1/3। वो 1/3 के लिए कितनी गुडविल लाया था? 5,000। तो हम कहते हैं 50,000। तो हम कहते हैं जी बटे भाई अगर तुम 1/3 के लिए 50,000 की गुडविल लाए थे तो फर्म की गुडविल कितनी होनी चाहिए? फर्म की गुडविल तो होनी चाहिए 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज इक्वल टू 1,50,000। तो अगर कभी एक सिंगल पार्टनर की गुडविल दे रखी है तो वो फर्म के शेयर के हिसाब से तो लाया होगा ना। तो फर्म का शेयर अगर 1,50,000 होगा तो उसका शेयर 50,000 होगा। तो हमने अगर उसको रेसिप्रोकल कर दिया जो उसके शेयर का ले लाया था तो वो फर्म की गुडविल आ गई। तो जैसे अगर मैं बोलता फर्म की गुडविल है 150
उसमें से मोहन की निकालो तो 150 मल्टीप्लाई बाय 1/3 50। अगर मैं बोल देता 1/3 पे मोहन की 50 है, फॉर्म की निकालो, तो उसके उसको उसको जो उसका शेयर है उसको रेसिप्रोकल कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। 50,000 इंटू 3/1 दैट इज 1,50,000। अब फर्म की गुडविल कितनी आ गई? 1,50,000। गाइस यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, मैं ये इसलिए निकाल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हमको सिर्फ मोहन के शेयर की गुडविल दी हुई है, बाकी राम और श्याम के शेयर की गुडविल नहीं दी हुई, तो हमको कहीं ना कहीं से तो गुडविल निकालनी है ना। तो अगर हम फर्म की गुडविल निकाल लेंगे तो उससे उनकी भी निकल आएगी। ओके, सो हम बोलते हैं जी 1,50,000 गुडविल निकली फर्म की। इसमें से मोहन का हिस्सा कितना था? 5/5 1/3। तो हमने इसका 1/3 करा तो मोहन की आ गई। शाम का टोटल शेयर कितना था? 2/15। 2/15 ऑफ 1,50,000 करा। फॉर्म के ऊपर तो उसका 2/15 उसने शेयर को सेक्रीफाइस करा ना। तो इसको जब हमने करा तो इसकी कितनी आ गई? 20,000 आ गई। उसी तरीके से राम की कर देते हैं। राम की अगर देखते हैं तो राम की कितनी है? 7/15। तो राम की कितनी आ गई? 70,000 आ गई। तो राम 70,000 के बराबर की गुडविल लेगा। राम 70,000 की गुडविल लेगा, जिसमें से मोहन प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से 50,000 की गुडविल देगा एंड श्याम 20,000 की गुडविल देगा। तो श्याम का शेयर जो था वो 2/7 था, तो उसने उसके बराबर से गुडविल दी। मोहन का शेयर 5 शाम का शेयर 2/15 था, उसने उसके हिसाब से गुडविल दी। मोहन का शेयर 5/15 था, उसने उसके हिसाब से गुडविल दी। राम का शेयर 7/15 था, उसने उसके हिसाब से गुडविल ली। तो इन केस अगर आपका नेगेटिव में कोई आ रहा होता है तो एंट्री इज गेनिंग पार्टनर, और नेगेटिव में नहीं भी आ रहा हो ना गाइस, तो भी एंट्री इज गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। गेनिंग पार्टनर जो होता है उसको गुडविल देनी पड़ती है एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो होता है उसको गुडविल मिलती है। किसी को डाउट इसके अंदर? गाइस किसी को भी डाउट? अनीता, हमने ना क्या करा, हमको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोहन की गुडविल गिवन थी। ये जो मोहन है ना इसकी गुडविल गिवन थी, तो इसकी गिवन थी 50,000। अब हमको श्याम और राम की भी निकालनी थी। अब मैं कैसे मोहन से श्याम और राम की निकालूं? तो अगर मुझे फॉर्म की गुडविल पता होती तो मैं फॉर्म के बेसिस पे तो राम और श्याम की निकाल लेता। तो मैंने मोहन के शेयर को रेसिप्रोकल करा, जिससे फॉर्म की गुडविल आ। तो अगर मैं बोलता हूं कि अनीता की फैमिली में 4 लोग, हर बंदे के पास 10 रुपए, तो अनीता का शेयर है 1/4। 1/4 शेयर पे अनीता के पास है 10 रुपए। तो फैमिली के पास कितने हो गए? 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40 रुपए। अनीता के घर में 4 लोग बराबर बराबर रोटी खाते हैं। अनीता का शेयर 1/4, अनीता के पास 3 रोटी, तो फैमिली की रोटी 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। तो इस तरीके से आपका अगर कभी भी हमको टोटल फॉर्म को निकालना होता है तो हम एक सिंगल पर्सन की गुडविल को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि गुडविल जो होती है वो हमेशा रेशो के प्रोपोर्शन में निकलती है। कैपिटल को ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कैपिटल रेशो के प्रोपोर्शन में नहीं होती। तो जो चीज रेशो के प्रोपोर्शन में है उसको रेशो को रिवर्स कर दोगे तो वो आपका फॉर्म के बेसिस पे निकल जाएगा। सबको क्लियर गाइस? ओके, किसी और क्वेश्चन में किसी को डाउट? किसी भी क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो बताओ प्लीज।
ओके ओके। तो गाइज अब ये हमारी जर्नल एंट्रीज जो थी, ये आपकी दो तीन जर्नल एंट्रीज होती हैं। एक नॉर्मल कैश लाने की, सेकंड जर्नल एंट्री आपकी होती है गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की, एंड थर्ड आपकी जर्नल एंट्री होती है ड्राइंग्स की, जो अगर मैं गुडविल विड्रॉ कर रहा होता हूँ तो वो तीनों जर्नल एंट्री अभी हमने कर ली थी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक हम चालू करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम्स। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ आइटम्स क्या होता है और क्यों होता है। तो सबसे पहले ना हम एक कहानी एक समझते हैं, उसके बाद फिर हम इस लॉजिक के थ्रू आंसर करते हैं। ओके, सो द कहानी इज गाइस कि मिस्टर ए एंड बी, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी ने एक फर्म चालू करी 1950s। ठीक है, उन्होंने 1950s में एक फर्म चालू करी। जो ये 1950s में आपकी फर्म चालू हुई, ओके एक मिनट गाइस, एक मिनट रुको आप लोग। तो गाइस हमारा ये कहानी चल रही थी मिस्टर ए एंड बी की, जिन्होंने एक बिजनेस चालू करा था 1950 में। उन्होंने जब 1950 में बिजनेस चालू करा था तो उस टाइम पे उन्होंने एक जमीन खरीदी, लैंड 20 रुपए की। 20 रुपए उस टाइम तो बहुत वैल्यू रखते होंगे, तो उन्होंने 20 रुपए की एक लैंड परचेज करी। उन्होंने जब 20 रुपए की एक लैंड परचेज करी और उन्होंने बिजनेस चलाते गए चलाते गए चलाते गए, कुछ प्रॉफिट हुआ, कुछ लॉस हुआ, कुछ कुछ धीरे धीरे चलता चला गया। उन्होंने अपने फंड में, जो बिजनेस का फंड था, उस फंड में धीरे धीरे करके 10 लाख रुपीज इकट्ठे कर लिए। अब जो ये बिजनेस का फंड है, ये एक्चुअली कौन सा पैसा होता है, इसको मैं बोल सकता हूँ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये वो वाला पैसा होता है जो कि आपका, उनका ऐसा पैसा है जो कि बटा नहीं है अभी तक। ठीक है, तो उन्होंने उस फंड के अंदर पैसा इकट्ठा कर लिया 10 लाख रुपए, और इन्होंने साथ में आपकी एक बहुत ही लॉस, पीएनएल लॉस, एक साल में इनको लॉस हुआ था बहुत तगड़ा। तो इन्होंने कहा था जी ये वाला पैसा जो हुआ है हमको 2 लाख का लॉस, कोई आग लग गई थी इनके लॉस बाय फायर। ये कहते जी इस वाले लॉस को ना हम एक साथ नहीं दिखाएंगे, तो इसको हमने कैपिटल मान लिया, लॉन्ग टर्म लॉस मान लिया, तो दिस इज लॉन्ग टर्म लॉस। ये एक साथ ना दिखा के इसको हम थोड़ा 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 डिवाइड करते रहेंगे, तो इसको उठा के हमने बैलेंस शीट में डाल दिया, लॉन्ग टर्म लॉस को मान के बैलेंस शीट में डाल दिया। ठीक है, अब 2020 के अंदर वो जो है, उन्होंने अपना कहा जी लेट्स लेट्स क्या कहते हैं, टेक अ पार्टनर। हम बिजनेस के अंदर पार्टनर को एक मिलाते हैं, तो जो पार्टनर को मिलाते हैं इसको हम कितना शेयर देते हैं, 1/3 शेयर। करेक्ट। अब जब 1/3 शेयर इसको देते हैं, तो इन्होंने बैठ के वैल्यूएशन की, मतलब इन्होंने देखा कि आज की डेट में फर्म में कितना पैसा लगा हुआ है और कितना पैसा नहीं लगा हुआ, कितने की गुडविल। ठीक है, अब उस टाइम पे हम एक चीज को देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो चीजें आपका आपका अ, उस टाइम पे वैल्यूएशन में यूज आती हैं, उस टाइम पे फर्म की वैल्यू निकालने में यूज आती है। तो पहली चीज, क्या लैंड की 20 रुपए की वैल्यू जो 1950 में थी, क्या वही वैल्यू आज की डेट में होगी या डिफरेंट होगी? सेम वैल्यू होगी, डिफरेंट वैल्यू होगी? बुक्स में 20 रुपए की ही वैल्यू लिखी होगी या ज्यादा लिखी होगी? अक्षित, आज की डेट में 2020 में मैं जब आपका क्या कहते हैं एक नया पार्टनर ऐड कर रहा हूं, तो वो कहता है जी आप अपनी बुक्स दिखाओ, और बुक्स के हिसाब से लेट्स सी कि आपकी फर्म में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितने एसेट्स हैं। तो उस टाइम पे हम कहते हैं जी बाकी सारी की सारी चीजें तो सेम है, कुछ चीजें हैं जो उस टाइम पे प्रॉब्लम देंगी, हम उनको पढ़ रहे हैं।
क्या बुक्स में लैंड की कीमत 20 रुपए ही होगी या डिफरेंट होगी? आयुष, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या बुक्स के अंदर जो अभी लिखी हुई है वैल्यू, वो 20 रुपए लिखी हुई होगी या जो एक्चुअल वैल्यू होगी, जो एक्चुअल मार्केट में वैल्यू चल रही होगी, वो लिखी हुई होगी? तनीषा, डिफरेंट क्यों होगी वैल्यू? हमने 11th में एक पढ़ा था हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के हिसाब से आपका जो हमने एक बार वैल्यू मार्केट की बुक्स में परचेज के टाइम पे लिख दी, वो जब तक उसको सोल्ड ऑफ नहीं करेंगे तब तक वो वही वैल्यू लिखी रहेगी। अगर मैंने 20 रुपए की परचेज करी है तो वो 20 रुपए ही लिखी रहेगी। ये एक आपका अकाउंट्स का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था, दैट इट डू नॉट शो द एक्चुअल मार्केट वैल्यू। क्योंकि अगर मैंने उसकी वैल्यू हर साल बढ़ाता गया तो वो एक्चुअली में हमारा प्रॉफिट तो नहीं है, बट मुझे इनकम साइड दिखाना पड़ेगा वो वैल्यू एड ऑन हो गई तो मेरी बुक्स में हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली वैल्यू जो है वो 20 रुपए ही लिखी हुई है या डिफरेंट वैल्यू लिखी हुई है? लिखी हुई है की बात कर रहा हूँ कि जो मेरी एक्चुअल में पिछले 70 साल से बुक्स के अंदर वैल्यू लिख रहा हूँ, दैट इज 20, और हर साल चेंज हो रही है। तो गाइस जो डिफरेंट बोल रहे थे उनके लिए क्वेश्चन है, 20 ही लिखी हुई है, 20 रुपए ही लिखी हुई है वैल्यू पिछले 70 ईयर्स से, एंड दैट्स गोना रिमेन सेम। नाउ द क्वेश्चन इज कि एक्चुअल वैल्यू डिफरेंट है और बुक्स में वैल्यू लिखी हुई है 20। तो ये तो एक कंसेप्ट हो गया, ठीक है, फाइन। फंड जो है मेरे पास 10 लाख रुपए के, वो फंड हमारे इसलिए बने क्योंकि ओनर्स ने कहा जी हम पैसा घर लेके नहीं जा रहे, तो वो पैसा आप फॉर्म में ही इन्वेस्ट कर दो। तो वो पैसा एक्चुअली में देखा जाए तो ओनर का पैसा है या फॉर्म का पैसा है? ओनर जितने भी फंड्स होते हैं वो सारे के सारे फंड्स वो वाले होते हैं जो ओनर पैसा घर लेके नहीं गया, उसका नाम होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब चाहे उसको आप फंड्स में डालो, चाहे आप उसको किसी भी और चीज में डाल दो, चाहे आप स्पेशल फंड्स में डालो, जनरल फंड में डालो, रिजर्व फंड में डालो, बट कोई भी ऐसा फंड जो फॉर्म के अंदर लाइबिलिटी साइड पे शो कर रहा होता है, वो फंड प्रॉफिट से ही निकलता है। तो वो आपका ओनर का पैसा है एक तरीके से या फर्म का पैसा है? हम ये बोल सकते हैं ओनर का वो वाला पैसा जो ओनर ने अभी तक फॉर्म से नहीं निकाला और फॉर्म के अंदर ही पड़े रहने दिया, उसको हम लॉन्ग टर्म फंड्स बोल लो या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोल लो। तो ये भी क्लियर है, ये ओनर का पैसा है, फाइन, फॉर्म का पैसा नहीं। थर्ड इज प्रॉफिट एंड लॉस में उसके लॉस बाय फायर हो गया। अब ये लॉस बाय फायर जो है, ये हमने बैलेंस शीट में दिखा रखा है क्योंकि हम बोलते हैं कि कोई भी लॉन्ग टर्म अगर इनकम या लॉसेस हो जाते हैं तो उसको एक साल में राइट ऑफ नहीं करते हैं, उसको हम मल्टीपल ईयर्स में राइट ऑफ करेंगे। एक साल में राइट ऑफ करने से हमारे बिजनेस के लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इस वजह से हम उसको एक साल में राइट ऑफ नहीं करेंगे। यहाँ तक क्लियर है गाइस? ये तीन तीन सिचुएशंस क्लियर है, लॉन्ग टर्म लॉसेस, लॉन्ग टर्म फंड्स एंड एसेट। क्लियर? बाकियों को क्लियर है सबको? ये तीन चीजें बताइए, अभी मैंने इसमें कुछ करना क्या है वो नहीं बताया, सिर्फ तीन चीजों के मतलब आपको बताया। ओके, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो क्वेश्चन का आंसर सब देना प्लीज। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये पार्टनर आया 2020, ये जब फॉर्म में कंट्रीब्यूट करेगा, चाहे गुडविल या कैपिटल, तो वो 2020 के जो लैंड की वैल्यू है उसके हिसाब से करना चाहिए या 1950 में जो लैंड की वैल्यू थी उसके हिसाब से करना चाहिए? क्वेश्चन इज कि जब मैं एक पार्टनर को 2020 में ले रहा हूं तो उसको लैंड की जो वैल्यूएशन है वो 2020 के हिसाब से लगेगी या 1950 के हिसाब से लगेगी? मुझे चार बच्चों का आंसर आया सिर्फ।
और सब ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर एसेट्स हमारी बुक में पुरानी वैल्यू के दिए होते हैं तो उस टाइम पे जिस टाइम पे एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, नहीं इसे सेल नहीं कर रहे, हम इसे सेल नहीं कर रहे। मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि जब एक नया पार्टनर आपका बिजनेस में एंटर हो रहा होता है तो उस टाइम पे उस पर्सन से जो मैं पैसे मांगूंगा, चाहे गुडविल के मांगू चाहे कैपिटल के मांगू, वो मैं 2020 के लैंड मार्केट वैल्यू प्राइस के हिसाब से मांगूंगा या 1950 के लैंड मार्केट प्राइस से मांगूंगा। ठीक है, हम उससे कहेंगे जी आज मेरी जमीन की कीमत इतनी है तो आप आज पार्टनर बन रहे हो तो आज के हिसाब से ही तो उसका शेयर खरीदोगे ना आप। ठीक है, सो सबसे पहली चीज कि हमारी बुक्स में जो एसेट्स और लाइबिलिटीज लिखी होती हैं वो आपकी ओल्ड वैल्यू पे लिखी होती है। उनको जिस दिन पे पार्टनर एडमिट कर रहा है वी हैव टू recalculate, so we have to recalculate assets and liabilities according to partner entering date। जिस डेट पे पार्टनर एंटर कर रहा है उस डेट के हिसाब से। ओके, सो गाइज हम ये कह रहे थे कि आपका जिस टाइम पे आपका एसेट्स और लाइबिलिटीज वो एंटर कर रहा है हमको उस दिन के हिसाब से वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज लगाना पड़ेगा, क्योंकि एसेट्स और लाइबिलिटीज जो होते हैं वो जिस दिन पे एक्चुअल में उनको खरीदा होगा या लाइबिलिटी ली होगी वो उस दिन की वैल्यूएशन के हिसाब से बुक में लिखे होंगे। एंड वो बुक में तो बिल्कुल ठीक लिखे हैं, बुक में उनकी वैल्यूज को नहीं चेंज करना, सिर्फ और सिर्फ एडमिशन ऑफ द पार्टनर के लिए उसके लिए वैल्यूएशन को चेंज करना। सो हम बोलेंगे जी आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज जो हैं इनको हम आज की डेट से रफ शीट में या आपके लिए कैलकुलेट कर देते हैं और देखते हैं कि कुछ जिसकी वैल्यू बढ़नी है वो बढ़ा देते हैं और जिसकी वैल्यू कम होनी है वो कम कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन। गाइस, तो हमारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की वैल्यू जो हमारी बुक्स में लिखी हुई है फ्रेम कैसे होता है वो हम अभी बताएंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि रिवैल्यूएशन नाम का एक अकाउंट बनेगा जिसका मेन पर्पस होता है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू जो हमारी बुक्स में प्रीवियस डेट्स के हिसाब से लिखी हुई हैं उनको हम आज आज मतलब 4th ऑफ मई को अगर मैं एंटर करा रहा हूं तो 4th ऑफ मई के हिसाब से उनकी वैल्यूज कैलकुलेट होंगी। तो सबसे पहला काम तो उसको एंटर करने से पहले ही, एंट्री से पहले ही करना होता है कि हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू को रीवैल्यू करके आज की डेट पे हिसाब से बना के देन उसकी वैल्यूएशन करनी। तो सबको क्लियर है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे तो क्यों बनाएंगे? गाइस ये सबको क्लियर है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर बनेगा तो हमारा रिवैल्यूएशन क्यों बनेगा? एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू को आज की डेट के हिसाब से रीवैल्यू करना है। ऑलराइट, ओके। तो हमारी हम देखें तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व, जो हमारी यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी दैट लैंड की वैल्यू 20 रुपए थी वो तो हमने सॉल्व कर ली कि हमने कहा जी 20 की जगह नहीं उसकी 20 करोड़ की वैल्यूएशन है तो आप 20 करोड़ के हिसाब से गुडविल और कैपिटल को रिवैल्यू करो। ओके फाइन, गॉट इट। अब वो कहता है जी चलो ठीक है आपने लैंड के पैसे तो बढ़ा दिए, 20 रुपए की जगह आप 20 करोड़ रुपए लगा रहे हो, मैं मान गया आपकी बात। अब वो कहता है जी आपकी फर्म में जो 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है ना, ये 10 लाख रुपए एक्चुअली फर्म का थोड़ी पैसा है, ये तो आपने निकाला नहीं है पैसा, इस वजह से आपके पास पड़ा हुआ है, ये पैसा फर्म का पड़ा हुआ है। तो अगर मैं पार्टनर बन गया तो क्या इस पैसे में भी मेरा हक होगा? जो ये फंड्स पड़े हुए हैं ये फंड्स में क्या
10 लाख के फंड्स में न्यू पार्टनर का कुछ हक होगा या नहीं होगा? होना चाहिए नहीं होना चाहिए गाइस? जो ये 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, क्या न्यू पार्टनर का इसमें कोई हक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सिर्फ 3 बच्चों के आंसर आए हैं, बाकियों का? जो 10 लाख रुपए के फंड्स पड़े हुए हैं, क्या इस 10 लाख रुपए के फंड्स में न्यू पार्टनर का कुछ राइट या कुछ कुछ हिस्सा होना चाहिए या नहीं? नो। क्यों? क्योंकि ये पैसा किसका है? ओल्ड पार्टनर्स का है। ठीक है, तो हम कहते हैं जी नहीं जी, ये तो मेरा पैसा है, मैं आपको इसमें राइट क्यों दूं? आप तो जो एग्जिस्टिंग इसके बाद, आज के बाद जो प्रॉफिट कमाया जाएगा ना, आप उसके हिस्सेदार हो, आप इस फंड के हिस्सेदार नहीं हो। ये तो हमारा पुराना प्रीवियस कमाया हुआ पैसा है जो हमने फर्म से नहीं निकाला, तो आप इसके हिस्सेदार नहीं बनो वगैरह। ठीक है, चलो ये भी आपका पुराना कमाया हुआ पैसा है, मान लेता हूं मैं। फिर वो एक और चीज पे आता है, वो कहते हैं सर ये जो लॉस है, ये लॉस तो आपको 2017 में हुआ था, ये लॉस आपने थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ कर रहे हो आप। अभी भी आपकी बुक्स में 2 लाख रुपए का लॉस आज भी लिखा हुआ है, आप फ्यूचर ईयर्स में इसको भी राइट ऑफ करोगे। वो कहते हैं सर इसका लॉस मैं फ्यूचर के जो प्रॉफिट्स बनेंगे मैं क्यों बियर करूं? तो क्या जो नया पार्टनर है वो ये लॉस बियर करने के लिए लायबल है या नहीं? प्रेम क्यों लायबल, वो लॉस बियर करेगा? वो तो 2017 का लॉस है, वो 2020 में पार्टनर बन रहा है, फ्यूचर ईयर्स में हम धीरे धीरे करके इसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, तो वो क्यों लॉस बियर करे इसको? ये बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म लॉस लिखा हुआ है, तो वो क्यों बियर करेगा? जब तुम उसको फ्यूचर के प्रॉफिट्स, जब उसको तुम पास्ट के फंड्स नहीं लेने दे रहे, जब तुम उसके पास्ट की लैंड की कीमत उसको पास्ट के हिसाब से नहीं ले रहे, तो उसको पास्ट के लॉसेस को क्यों उसको देने के लिए बोल रहे हो कि पास्ट के लॉसेस को भी आप बियर करो? प्रेम, बीएससी में पढ़ा था कि प्रॉफिट्स पर कोई हक नहीं, पर लॉस बियर करना पड़ता है। नहीं नहीं, वो बीएससी में जो पढ़ा था वो आपका जो है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसके लिए बात कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि नया पार्टनर आ रहा है और वो कहेगा जी लॉस आप बियर करो और प्रॉफिट नहीं बियर करेंगे। ठीक है, वो किसी और लॉजिक, किसी और कंसेप्ट में आपने पढ़ा होगा, इस वाले कंसेप्ट में नहीं होगा। कि अगर एक न्यू पार्टनर आ रहा है तो ना तो फ्यूचर पास्ट के प्रॉफिट्स में कोई हक है, ना ही पास्ट के कोई लॉसेस में हक है। वो कहेगा जी मैं आज आ रहा हूँ 4 मई 2020, आज की डेट से पहले के प्रॉफिट्स भी हटा दो, आज से पहले की डेट्स के लॉसेस भी हटा दो, आज से पहले के डेट के एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू कर लो। आप एक तरीके से अपनी बुक्स को आज की डेट पे क्लोज कर दो रफ में, और जो वैल्यू आएगी मैं उसके हिसाब से पैसा लगा देता हूं। फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट भी मेरा, फ्यूचर में होने वाले फंड्स भी मेरे। कैसे कैसे डिस्टिंग्विश करोगे ये एक का है, ये बी का है, सी का है? उस केस में हम क्या करते हैं, वर्किंग मोड्स में ये जितने भी आपके फंड्स हैं, जितने भी और टाइप के या जितने भी लॉन्ग टर्म लॉसेस हैं, हम रफ में इनको कहते हैं जी पार्टनर वापस ले ले, पार्टनर रफ में वापस ले ले, फंड्स को भी लॉस वापस ले ले एंड लॉसेस को भी वापस ले ले, जिससे कि वो एक तरीके से पार्टनर के अकाउंट में एडजस्ट हो गए, फंड भी और प्रॉफिट भी। तो बचा हुआ जो हो गया वो एक्चुअली फर्म का पैसा हो गया, जो फर्म के एक्चुअली आज की डेट में उसके पास जो प्रॉफिटेबिलिटी बचती है।
या जो आपके एक्चुअल फर्म के एसेट्स और लायबिलिटीज हैं वो बच गए। तो हमने एक तरीके से ओनर को साइड में निकाल दिया, ओनर के फंड्स को हटा दिया, ओनर के लॉसेस को हटा दिया, पास्ट के लॉसेस को हटा दिया, पास्ट के प्रॉफिट्स को हटा दिया, पास्ट के फंड्स को हटा दिया। जो बचा हुआ पैसा है वो फर्म का है। अब वो ये कहता है जी जो आज फर्म का है मुझे उसके बराबर से आप पैसे ले लो, और इसके बाद में फर्म में 1/3 हिस्सा मेरा है। आपने पास्ट के फंड्स भी हटा दो, पास्ट के लॉसेस भी हटा दो, पास्ट में जो आपने चीज कैपिटल में लगाई हुई है, जो आप सोचते हो जी मेरी होगी सिर्फ आपकी नहीं होगी, वो सब हटा दो। उसके बाद जो बचा हुआ पैसा बचा, मुझसे उसके बदले में गुडविल भी ले लो और कैपिटल भी ले लो, बट उस दिन के बाद से हर चीज में मेरा हिस्सा है और 1/3 हिस्सा है। तो उस केस में हम फंड्स भी वापस ले लेते हैं और लॉसेस भी वापस ले लेते हैं। जो ये फंड्स और लॉसेस हम वापस लेते हैं ये कैसे लेंगे ये मैं बताऊंगा, बट जो फंड्स और लॉसेस वापस लेंगे इसको अभी मैं नाम देता हूं डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स। इसको नाम क्या दिया हमने? डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स। इसका मेन पर्पस है कि फंड्स और लॉसेस को वापस लेना। गाइस ये थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? बहुत ज्यादा आई थिंक आई नो कि क्लियर नहीं होगा, बट थोड़ा बहुत क्लियर हुआ सबको? ठीक है, ओके। तानिया क्लियर है आपको? थोड़ा बहुत एटलीस्ट? ओके, गॉट इट। सो गाइस हमने देखो, हम वापस आते हैं अपने पीडीएफ पे आते हैं। पीडीएफ पे देखो हमने एक डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, जो मैंने अभी वर्ड आपको बताया, वो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स की एक लिस्ट बना रखी है। जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स की लिस्ट है, इस डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स की लिस्ट के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स की लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर हमने वो सारे के सारे लॉन्ग टर्म फंड्स एंड लॉन्ग टर्म लॉसेस का बैलेंस बना रखा है, जिनको हमको फर्म से वापस लेना है। वापस लेने का मतलब एक्चुअल में वापस नहीं लेना, सिर्फ बुक्स के अंदर शो करना है, जिससे कि बचे हुए पैसे से हम न्यू पार्टनर को एडमिट कर सकें। तो लॉन्ग टर्म फंड्स भी वापस ले लेंगे एंड लॉन्ग टर्म लॉसेस भी वापस ले लेंगे। ठीक है, ओके। तो हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से लॉन्ग टर्म फंड्स और कौन कौन से लॉन्ग टर्म लॉसेस होते हैं एक्चुअली में, जो हमको यहाँ पे यूज आएंगे। जर्नल रिजर्व इज अ लॉन्ग टर्म फंड, लाइबिलिटी साइड मिलता है। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट बैलेंस, लाइबिलिटी साइड हुआ तो इट्स अ प्रॉफिट बैलेंस, ये आपको मिलता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का मतलब होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट में कुछ अप एंड डाउन हो तो इस फंड में से पैसा निकाल के लगा दो। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इसका मतलब होता है कि अगर वर्कर्स के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इस फंड में से पैसा निकाल के लगा दो। ये चार मेनली ऐसे फंड हैं जो हम कहते हैं जी ये पैसा हमने फंड के अंदर लगा रखा था, जो कि हमको मिल सकता था, बट हमने फिर भी ये फंड बनाए हुए थे। और भी अगर कोई फंड आते हैं तो यहाँ पे आपके आए थे 99% ये चार फंड ही आते हैं। तो मैं इन चार फंड्स का पैसा वापस ले लूंगा। जब मैं इन चार फंड का पैसा वापस लूंगा तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ जाएगा। तो आपकी देखो ये वाली जर्नल एंट्री होती है, फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फंड अकाउंट जो है उसको डेबिट कर दो और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो, ओनली फॉर द टाइम बीइंग, जब तक आपका न्यू पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट हो रहा है, सिर्फ तब तक के लिए। एक्चुअली में पैसा घर नहीं लेके जाना, एक्चुअली में हमको कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ फॉर द कैलकुलेशन पर्पस हम ये काम करते हैं। ठीक है, तो हमने फंड्स निकाले और फंड्स निकाल के पार्टनर्स को दे दिए। अब जो उनको पहले उन्होंने फर्म को दिए होंगे वो ओल्ड रेशो में होगा ना, तो उनको वापस भी किस रेशो में करेंगे? ओल्ड रेशो। उन्होंने जो फर्म को पैसा दिया था वो उनके ओल्ड का पैसा था, तो जो उनको रिटर्न करेंगे वो भी कौन सी रेशो में करेंगे? ओल्ड रेशो के अंदर। तो हमने इसको पार्टनर्स कैपिटल में
क्रेडिट साइड पे लिखा तो वो हमारी एंट्री बनती है जर्नल रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, आईएफएफ डेबिट, डब्ल्यूसीएफ डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल इन देयर ओल्ड रेशियो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक क्लियर है? ओके। इसी तरीके से हमने कुछ लॉन्ग टर्म लॉसेस भी देखे। तो जो लॉन्ग टर्म लॉसेस भी हैं, हमने कहा जी ये लॉन्ग टर्म लॉसेस भी हम उसको नहीं देंगे, ये भी हम वापस ले लेंगे क्योंकि ये भी हमारे पास्ट का पैसा है, ये भी हम उसको फ्यूचर में कहेंगे जी इसको नहीं लेना। तो हमने कुछ लॉसेस निकाले। गुडविल, दिस इज परचेज गुडविल एक्चुअली, क्योंकि हम अपनी गुडविल तो लिख ही नहीं सकते बिजनेस के अंदर। तो हमने अगर पास्ट में कोई गुडविल खरीदी हुई है किसी से, हल्दीराम से या किसी भी कंपनी से, तो वो हमारा लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस है। इसमें सारे एक्चुअली डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो भी होते हैं वो सारे आ रहे हैं। तो वो गुडविल हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, या एक होता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, मतलब मैंने एडवर्टीजमेंट के नाम पे बहुत लंबे टाइम पे पैसा लगा दिया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ये तीन हमारे अभी 12th के लिए यूज आ रहे हैं। अदरवाइज आप बोल दो कि कोई भी लॉन्ग टर्म एक्सपेंस नहीं, यहाँ पे वो सारे के सारे लॉन्ग टर्म एक्सपेंस रिवर्स होंगे। 12th के अंदर आपके तीन ही टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, इसके अलावा बाकी आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे। बट अगर कभी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस का कोई भी एग्जाम्पल आता है तो सब वापस हो जाएंगे। अभी के लिए 12th के लिए हमारे पास 99.99% केसेस में ये तीन ही एग्जाम्पल्स। तो जब लॉसेस को वापस लेंगे तो उनका कैपिटल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो कैपिटल डिक्रीज होगा तो कैपिटल डेबिट हो जाएगा। और ये भी लॉसेस भी अगर एक्चुअली में उनके जाते तो ओल्ड रेशियो में जाएंगे, तो ये भी हमने ओल्ड रेशियो में डिवाइड करा। तो इसकी जर्नल एंट्री हो गई, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड आया, तो जर्नल एंट्री हो गई ओल्ड पार्टनर डेबिट टू गुडविल टू पीएनएल टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो ये आपका ओल्ड पार्टनर टू फंड क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस हो गए, ये इसकी एंट्री हो गई। तो दीज आर ऑल नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स, डीआई। ठीक है, 12th के लेवल पे अभी आपको 7 डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स ही मिलेंगे। ठीक है, इनके अलावा बहुत बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आपको कोई और डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम मिलेगा। बट ये डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम पार्टनर्स कैपिटल के अंदर हम ओल्ड पार्टनर्स के अंदर बांट देते हैं। हम कहते हैं जी ओल्ड पार्टनर्स जितने भी हैं उनके अंदर हमने ये रिवर्स साइड, देखो नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, तो इसमें जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आईएफएफ, डब्ल्यूसीएफ सब क्रेडिट साइड आए, गुडविल, पीएनएल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये तीनों के तीनों आपके डेबिट साइड पे है। तो पार्टनर्स कैपिटल बनाते हुए हमने फंड्स एंड लॉन्ग टर्म लॉसेस दोनों ही ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो के अंदर वापस ले ली। कोई डाउट इसमें? किसी को भी डाउट? दीज आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स। तो मैं जब भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स बोलूंगा आपको उसके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड ये 7 आइटम्स को कैलकुलेट करना है। ओके, सो एक क्वेश्चन करते हैं, नीचे इलस्ट्रेशन 17 आप देखोगे, X and Y shares profit and losses in the ratio of 3:2। हाँ ताने, ये वर्किंग नोट्स में नहीं, एक्चुअली में आपके फेयर अकाउंट्स ही बनेंगे, वर्किंग नोट्स नहीं बनेंगे। बट हाँ, एक्चुअल जो हमारी बुक्स होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, उनमें ना बन के एक अलग से बुक्स में बनते हैं। तो इसलिए अभी के लिए हम इसको कैलकुलेशंस बोल रहे हैं, वर्किंग नोट्स नहीं बोल सकते इसको एक्चुअली। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल नंबर 17 हमारे नोट्स का अगर आप देखते हो तो इसके अंदर हम बोल रहे हैं जी X and Y sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Z is admitted for 1/5 share. Z acquires share from X and Y in the ratio of 2:3. The goodwill of the firm has been valued at 50,000. This is new goodwill. देखो अब यहाँ पे दो गुडविल आ गई। पहला गुडविल था आपका प्रीमियम फॉर गुडविल जिसको हम बोलते थे। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल जो एक्चुअल में मेरी फर्म की वैल्यूएशन है उसको हम बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, या मैं दूसरे नाम से उसको न्यू गुडविल भी बोलता हूँ।
तो गुडविल जो है अभी न्यू गुडविल बोल लो या प्रीमियम फॉर गुडविल बोल लो, दैट इज 50,000। तो जेड ब्रिंग्स 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो 60% वो कैश में ले आया। एंड कैपिटल के नाम का वो कितना लाया है, 2 लाख रुपीज। नेसेसरी जनरल एंट्रीज, कैपिटल इज फिक्स्ड, कैपिटल जो है वो हमारी फिक्स्ड कैपिटल है, ठीक है। तो ये एक हमने क्वेश्चन लिया, जिस क्वेश्चन के अंदर हमने बोला जी एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2, जेड एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, जेड 2 लाख रुपए तो कैपिटल लाया, 2/3 उसका जो जेड है वो जेड एक्स एंड वाई से जो शेयर ले रहा है वो 2:3 की रेशो में ले रहा है। तो जेड का जितना भी शेयर है उसको 2:3 की रेशो में, जो उसका 1/5 शेयर है ना जेड का, 1/5 शेयर को वो 2:3 की रेशो में ले रहा है। ये हमारा थर्ड का बी पार्ट हो गया। हमने करा था ना रेशियोज में, थर्ड का बी पार्ट। प्रीमियम फॉर गुडविल ऑफ द फर्म इज 50,000। फिक्स कैपिटल जो हो गया वो फिक्स कैपिटल आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली निकालना। तो सबसे पहले तो निकालते हैं उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना है। तो आपका सबसे पहले तो हमने निकाला जी जेड शेयर ऑफ गुडविल, जेड शेयर ऑफ गुडविल, फर्म का गुडविल कितना है 50,000, जेड का शेयर है 1/5, तो जेड का शेयर ऑफ गुडविल कितना है 10,000। 10,000 में से 60% यानी 6,000 वो लाया और 4,000 वो नहीं लाया। तो गाइस जो 4,000 वो नहीं लाया उसको कहां से लेते हैं, जो 4,000 वो नहीं लाया उसको हम उसके ही कैपिटल अकाउंट से विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमने बोला था कि भाई पार्टनर्स को तो गुडविल चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं आई होगी तो वो क्या करेंगे, वो कैपिटल से विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो ये क्वेश्चन है आपका, इसमें हम देखते हैं कि इसमें सॉल्यूशन क्या होगा। ओके, इसका फर्स्ट पार्ट, व्हेन गुडविल इज नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स, इसका मतलब है ओल्ड गुडविल की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब देयर इज नो गुडविल, मतलब देयर इज नो ओल्ड गुडविल इन द बुक्स, ओनली द न्यू गुडविल इज देयर। तो जब न्यू गुडविल ही है केस के अंदर, तो सबसे पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। कैपिटल कितना ला रहा है वो 2 लाख, और प्रीमियम फॉर गुडविल पे कितना लाया 6,000, टोटल कितना कैश लाया 2,06,000, सिंपल सी वैल्यू। सेकंड, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट जेड्स करंट अकाउंट। अब मैंने इसमें करंट क्यों बोला, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बोला हुआ है द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। अगर कैपिटल्स फिक्स्ड बोला है तो हम सारी एंट्रीज करंट अकाउंट से करेंगे, कैपिटल फिक्स नहीं बोला होता तो मैं यहाँ पे कैपिटल भी लिख देता, जेड्स कैपिटल भी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बोला जेड्स प्रीमियम जेड्स करंट अकाउंट टू एक्स टू वाई, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया 6,000, कितना नहीं लाया 4,000, टोटल कितना हो गया 10,000। अब एक क्वेश्चन गाइस कि उसने बोला था इस केस के अंदर दैट जेड टेक हिज शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:3 फ्रॉम एक्स एंड वाई। तो एक तो तरीका है कि मैं पूरा न्यू रेशियो निकालूं और न्यू रेशियो निकालने के बाद फिर उसके बाद सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करूं। बट एक चीज बताओ गाइस, व्हाट इज दिस 2:3? ये 2:3 सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही तो है कि z ने x और y से 2:3 की रेशियो में आपका शेयर लिया। सो टोटल z का कितना शेयर था 10,000 रुपए। टोटल z जो है वो कितने शेयर है, 10,000 रुपए का शेयर था ना। तो 10,000 रुपए को 2:3 जो उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है उसमें डिवाइड करा और उसकी एंट्री पास ऑन कर दी। सो यहाँ पे हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो डायरेक्टली गिवन था, तो हमको पूरा का पूरा मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो 10,000 रुपीज को 2:3 में डिवाइड करा एंड एक्स करंट अकाउंट एंड वाई करंट अकाउंट से पोस्ट ऑन। ओके प्रेम, देखो मैं आता हूँ वापस। जेड ने जो अपना शेयर है वो एक्स और वाई से 2:3 की रेशियो में लिया, तो जो भी उसका शेयर है,
जो उसका शेयर है उसके शेयर को 2/5 एक्स से लिया एंड 3/5 वाई से लिया, यही मतलब हुआ। जो उसका शेयर है उतना। अब अगर मुझे उसका शेयर दिया नहीं होता तो प्रॉब्लम थी, मुझे उसका शेयर फ्रैक्शन में निकालना होता तो भी पूरा का पूरा निकालना पड़ता मुझे। लेकिन ये दे रखा है कि उसके शेयर के बदले में गुडविल कितनी है, वो मुझे पता है 10,000। तो मुझे फ्रैक्शन में निकालना है तो ये दिक्कत है, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मुझे ये दिया होता, गुडविल की वैल्यू ना दी होती तो भी मुझे पूरा का पूरा निकालना होता, तो भी इसमें पूरा का पूरा सॉल्व करना होता। बट हमें दिया हुआ है जी उसने अपने शेयर के लिए 10,000 रुपए की गुडविल जो है वो लाया। अब 10,000 रुपए की जो गुडविल लाया है उसमें से 2/5 पार्ट ए के पास जाएगा एंड 3/5 पार्ट बी के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें से 2/5 पार्ट अपने शेयर का 2/5 पार्ट वो एक एक्स से ले रहा है एंड 3/5 पार्ट वो वाई से ले रहा है। अगर इसमें आपको उनके शेयर का बोल रखा होता ना, कि आपको क्वेश्चन में बोला होता क्या कहते हैं 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड 2/5 ऑफ हिज शेयर, तो नहीं होता, तो ऐसे नहीं निकलता। बट यहाँ पे बोल रखा है 1/5 और 2/3 ऑफ हिज ओन शेयर, अपने शेयर का उसको वैल्यूएशन बोल रखी है। तो जितना शेयर होगा उतना ही गुडविल लाएगा और उतने के बराबर में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, आप थोड़े क्वेश्चंस करोगे तो ये लैंग्वेज ना थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। ओके, सो हमने इसको इजीली लिया और नॉर्मली 10,000 को 2:3 में डिवाइड कर दिया, दैट कम्स टू बी 4,000 एंड 6,000 बिकॉज दिस 2:3 इज द सेक्रीफाइस। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो ये नॉर्मल सॉल्व हो गया। देन सेकंड पार्ट, व्हेन गुडविल अपीयर इन द बुक्स एट 20,000। अब गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखो और पूरे साल भर के लिए ध्यान रखो। न्यू गुडविल, जिसको मैं प्रीमियम फॉर गुडविल भी बोलता हूँ, जो कभी भी बुक्स में नहीं लिखी होती है, जो एक्चुअल में मेरे फर्म की वैल्यूएशन है वो, और जो मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ प्रीमियम फॉर जो ओल्ड गुडविल, गुडविल अपीयर इन द बुक्स, जो बैलेंस शीट में लिखी होती है, जो परचेज गुडविल होती है। ये गाइस दो अलग अलग चीजें हैं, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। गलती से इनका नाम सेम बन गया है बट इनकी कोई कभी प्लस माइनस नहीं होगा, कभी इनको मर्ज नहीं करोगे। ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक आपका भिंडी है तो दूसरा करेला है। इन दोनों को कभी भी प्लस माइनस मर्ज नहीं करोगे, इन दोनों की अलग अलग एंट्रीज होगी। प्लीज इस चीज को ध्यान रखना। कोई भी लॉजिक हो, न्यू गुडविल एंड ओल्ड गुडविल आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये जो मुझे दिया हुआ है गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, दैट मीन्स मेरी बुक्स के अंदर गुडविल ऑलरेडी अपीयर कर रही है, मतलब मेरी बुक्स में लिखा हुआ है तो ओल्ड गुडविल है या परचेज गुडविल बोल सकते हो। और इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम की तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना। तो गुडविल किस साइड गिवन होती है बैलेंस शीट में? एसेट साइड गिवन होती है। एसेट साइड गिवन होती है तो ऑपोजिट साइड जाएगी पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल में ऑपोजिट साइड जाएगी तो मतलब डेबिट साइड पे जाएगी। तो इसकी जर्नल एंट्री जो होगी वो होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। न्यू गुडविल में नाम देते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, ये देखो न्यू गुडविल में नाम देते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल और ओल्ड गुडविल में नाम देते हैं गुडविल ओनली। दो अलग अलग चीजें कभी भी मर्ज नहीं होंगी। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री सेम रहेगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड एंट्री ये इसमें ऐड ऑन हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम की एंट्री है, इसका फर्स्ट और सेकंड एंट्री से कोई भी लेना देना नहीं है, वो अलग चल रही है, ये अलग चल रही है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम की, देखो लास्ट पेज में हमने पढ़ा कि जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स हमको डिवाइड करने पड़ते हैं पार्टनर्स के बीच में। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स अगर बुक्स में दिए हुए हैं तो नए पार्टनर को एडमिट करते टाइम पे हमको सारे फंड्स और लॉन्ग टर्म जो लॉसेज हैं, वो फंड्स और लॉन्ग टर्म जो लॉसेज हैं अभिनव वापस रिपीट नहीं हो पाएगा सारा का सारा। ठीक है, आप एक बार रिकॉर्डिंग देखना। तो जो भी हमारे फंड्स हैं और जो लॉन्ग टर्म ये जो लॉसेज हैं, वो फंड्स और लॉन्ग टर्म लॉसेज को हम डिवाइड करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो दैट्स वाई फंड्स और लॉन्ग टर्म लॉसेज की जो एंट्री होती है वो जैसे अभी हमने पिछले वाले करी है डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम्स की, उसी तरीके से एंट्री होती है।
तो ये जो हमारी गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स है, इसकी नॉर्मल वो थर्ड एंट्री हो जाएगी जो कि हमने अभी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स की करी। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड जो आपकी कैश की और प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री होती है वो नॉर्मल होगी। जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम अगर दिया होता है, इसके अलावा कोई भी दिया होता उसकी अलग से एंट्री होगी। वो दोनों मर्ज नहीं होंगे, वो दोनों एक साथ नहीं आएंगे, वो दोनों का एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं है। क्लियर टू एवरीवन गाइस? यहां तक कि सबको क्लियर है? ठीक है, तो हमने आज अपनी बुकलेट में ध्यान रखना, आप जो मैंने बुकलेट अभी हम कर रहे हैं इसमें पेज नंबर 70 तक कर लिया। हम 70 के आगे के लॉजिक्स जो है वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। आप अपने बुक्स के अंदर अभी जर्नल एंट्रीज की जो इलस्ट्रेशंस हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स या आपकी जितनी भी इलस्ट्रेशंस हैं, आप सारी इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस कर सकते हो जर्नल एंट्री की। वो जर्नल एंट्री में आपको मेजरली और बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगी, थोड़े बहुत एक दो पॉइंट्स होंगे जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे, बट मोस्टली आपकी जो जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन होंगे वो इससे सॉल्व अप हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स की जर्नल एंट्री, एंड सबसे इंपॉर्टेंट इज की प्रीमियम फॉर गुडविल एंड न्यू कैपिटल होता है उसकी जर्नल एंट्री। ठीक है गाइस, तो आज यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं एंड इसके बाद जो होगा हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू फॉर टुडे, मीट यू इन नेक्स्ट क्लास।